हेलो, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं पंकज राठौर बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, उन प्रश्नों की मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने एक लिस्ट बनाई है। दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़कर अपने एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मेरा एक विश्वास है, मैंने इससे पहले आपकी हिंदी विषय की भी इसी प्रकार की एक वीडियो बनाई थी जिसमें से मेरे 100% क्वेश्चंस बैठे थे। जो प्रश्न मैंने बताए थे सारे प्रश्न बैठे थे और मैं गारंटी लेता हूं कि अर्थशास्त्र में भी यही सारे क्वेश्चंस आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है दोस्तों उसमें आने हैं। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे और मैं भी खुश हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले अपने प्रश्न आने वाला है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 दिख रहा है दोस्तों आपको। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े इसलिए मैं एक बार आपको स्पेस दे दूंगा, तो पूरे प्रश्नों की आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। और दोस्तों, वीडियो आपको अंत तक देखना है और साथ साथ में हमारे बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है ताकि दोस्तों सबकी हेल्प हो सके। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों में अंतर। एक प्रश्न आ सकता है कि दोनों में अंतर। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा मैन्युअली बता देता हूँ कि कौन कौन से अंतर होते हैं। मेनली उसमें होता है दोस्तों कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो छोटा है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। जैसे कि किसी एक आदमी की कंपनी है, उसका खुद का बिजनेस है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि जो सरकार की प्लानिंग है, जैसे उनके पास बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि मान लेते हैं अगर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी बहुत सारी कंपनियां है, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस है, तो उन सबको अपन समष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। दोस्तों, ये अंतर आप अगर समझ गए तो व्यष्टि और समष्टि में अंतर आसानी से लिख सकते हैं और ये समझना जरूरी। दोस्तों, अगर आप जो 12th की अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें मुख्य बिंदु जो हैं 2, वो है एक तो समष्टि अर्थशास्त्र खंड क और खंड ख है, उसमें व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र और खंड क में है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों खंडों को आपको पढ़ना है 12th के अर्थशास्त्र में। और उनमें मुख्य अंतर यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यक्तिगत और समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि सबको साथ में लेना, समस्त उसको समष्टि बोलते हैं, समस्त को समष्टि बोलते हैं। तो दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं कि अपना अगला प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। और दोस्तों एक प्रश्न बीच में छूट गया है, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व समझिए। ये सभी प्रश्न दोस्तों अपन 5 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपको सुनना है, देखना है और अपने पास जो भी गाइड हो, जो भी बुक हो, जहाँ से आपने पढ़ा हो अर्थशास्त्र के बारे में, वहाँ ये प्रश्न दोस्तों आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ से आपको इनके उत्तर निकाल लेना। अगर दोस्तों आपको उत्तर की ज़्यादा ही डिमांड होती है, अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है, तो आप मार्केट से परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध ले सकते हैं, उसमें भी आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। साथ साथ में अगर आपको वो भी अवेलेबल ना हो और कल ही आपका पेपर है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे पास उत्तर नहीं है, मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों उसके साथ देखते हैं अपन अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना चक्र की विशेषताएं लिखिए। कौन सा प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन संभावना चक्र की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो आर्थिक क्रिया तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। उसके बाद दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, उसमें से जो लास्ट प्रश्न अपन ने निकाला है वो है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है उसमें से ये 8 प्रश्न इंपोर्टेंट निकाले दोस्तों। उन्हीं 8 प्रश्नों को आपको पढ़ना है और एग्जाम देने जाना है। मेरा विश्वास है कि इन्हीं प्रश्नों में से दोस्तों आपका 100% पेपर
बैठेगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड चैप्टर है आपका, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहला है उसमें उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। दोस्तों छोटा प्रश्न है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो प्रश्न है वो है बजट रेखा क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों मांग के आवश्यक तत्व क्या है, उसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा दीजिए। 13वां प्रश्न है दोस्तों उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। उससे जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों सीमांत उपयोगिता का हास नियम लिखिए। यह हास नियम क्या है उसके बारे में बताना है। उपयोगिता हास नियम की मान्यताएं लिखिए। दोस्तों दोनों प्रश्न वार्षिक परीक्षा के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी तो इनको याद करना ही है, साथ साथ में दोस्तों वार्षिक परीक्षा में भी इनको याद करना है। दोस्तों साथ साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको दोस्तों कल आपके पेपर 12 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो उससे पहले 9 बजे या 10 बजे आपको ऐसा जो पेपर आपका बनेगा वो पेपर आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है बजट सेट तथा बजट लाइन में क्या अंतर है। बजट सेट तथा बजट लाइन में क्या अंतर है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। उसके बाद का जो प्रश्न है दोस्तों वो है बजट लाइन का अर्थ समझाइए। बजट लाइन या दोस्तों बजट लाइन की जगह बजट रेखा भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों मांग के नियम के महत्व लिखिए। उसके बाद का जो प्रश्न है वो है दोस्तों मांग के नियम के अपवाद लिखिए। यह दोनों प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है वार्षिक के हिसाब से, इनके पीछे मैं एमपी लिख देता हूँ, वार्षिक के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 21वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद जो प्रश्न है दोस्तों वो है स्थानापन्न वस्तुओं की परिभाषित कीजिए। उन वस्तुओं को परिभाषित करना जो स्थानापन्न है। दोस्तों इसका उत्तर आपको किसी भी गाइड में मिल जाएगा। अगर आपको इसका उत्तर नहीं मिलता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में आप इसकी डिमांड कर सकते हो उत्तरों की, तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर लिखिए। उत्पादन फलन किसे कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, आपको इन सबको याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों उत्पत्ति ह्रास के नियम के लागू होने के कारण क्या क्या है वो लिखना है। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाएं लिखना है। औसत लागत वक्र कैसा दिखता है और यह ऐसा क्यों दिखता है, पहले तो लिखना है अपने को कैसा दिखता है, और उसके बाद यह ऐसा क्यों दिखता है उसका, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद पूर्ति के नियम की मान्यताएं लिखिए। पूर्ति के नियम से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा। वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं आपकी, जो ये तो अर्धवार्षिक के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इन सारे प्रश्नों को आपको वार्षिक में भी याद करना है, तो वार्षिक के लिए अभी से तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। अगला प्रश्न है सीमांत लागत व स्थिर लागत में अंतर। पूर्ति के नियम की मान्यता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों पूर्ति व स्टॉक में अंतर लिखिए। पूर्ति व स्टॉक में क्या क्या अंतर है उनके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न दोस्तों घटता सीमांत का नियम लिखिए। घटता या ह्रासमान, क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसको, ह्रासमान भी लिखा हुआ आ सकता है। घटता यानी कि कम होता हुआ है, ह्रासमान का मतलब भी वही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्ति की आवश्यक तत्व कौन कौन से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लास्ट प्रश्न जो मैंने इसमें दिया है 33 नंबर का, वो है पूर्ति का नियम। दोस्तों ये आपको कल इसमें मिल जाएगा पेपर में। पूर्ति का नियम लिखिए तथा इसके अपवाद लिखिए या समझाइए। तो दोस्तों ये है 33 क्वेश्चन यानी कि 33 क्वेश्चन, इन्हीं में से पूरा आपका पेपर बनेगा दोस्तों। आपके पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इन्हीं 33 प्रश्नों में से होंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों। तो इन्हीं प्रश्नों को आप पढ़ लें, याद कर लें, तो आपका पूरा पेपर बैठ जाएगा। साथ साथ में अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव कौन कौन से आएंगे, 30 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो कौन कौन से आएंगे उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए ये 14 वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं, इंपॉर्टेंट निकाले हैं। इनमें से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव बैठ जाएंगे। और साथ साथ में दोस्तों ज़्यादा अगर आपको सारे ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव चाहिए तो उसके लिए आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको कल 10 बजे पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा। दोस्तों, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो पढ़ने वाले इनके लिए क्वेश्चंस, जिनको नहीं पढ़ना है केवल डायरेक्टली एग्जाम देना है, उनके लिए वहाँ पर पेपर अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? कीमत सिद्धांत। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? कीमत सिद्धांत। अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है दोस्तों, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति से। कैसे है दोस्तों? किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति से। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज, यानी कि घट जाती है। तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है। एक मिनट दोस्तों। तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है सीमांत उपयोगिता की तरफ। कहाँ रहता है दोस्तों? सीमांत उपयोगिता की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु पूरक है? तो उसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। जितने भी ऑप्शन आएंगे दोस्तों उसमें से कौन सा उत्तर आएगा? इनमें से कोई नहीं। मांग में विस्तार का कारण क्या है? दी हुई वस्तु की कीमत को गिर जाना, यानी कम हो जाना। उपयोगिता के प्रकार कितने हैं? मूल प्रकार 2 हैं। बाजार मांग, एक वस्तु की मांग होती है। बाजार मांग क्या होती है दोस्तों? एक वस्तु की मांग होती है। औसत आगाम को वस्तु की कीमत कहते हैं। उत्पादन के साधन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। वस्तु की पूर्ति स्टॉक का एक भाग है। पूर्ति का नियम दुर्लभ वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। कहाँ लागू नहीं होता है? दुर्लभ वस्तुओं को। वस्तु की पूर्ति का संबंध वस्तु की लागत से होता है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बताया। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस बताए 33 क्वेश्चंस वो और 14 ऑब्जेक्टिव ये, सबको पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे विषय के इसी प्रकार से क्वेश्चंस के वीडियो, साथ साथ में दोस्तों आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल, पेपर्स और जितने भी पढ़ने के काम आने वाले हैं आपके 12th क्लास में, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। साथ साथ में दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।